नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल विद दीपक में। ये हमारा सेकंड वीडियो होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो कि 2019 में हुआ था। इस बार हम जो आपका 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 के, तो इस एग्ज़ाम को हम कवर कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 28 जनवरी 2019 में सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है ये। तो इसमें हम जीएस को कराने वाले हैं, सोल्व कराएंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे और सॉल्यूशन देखिए। और हमारा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि इस वीडियो को बना के हम ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं और आप लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि आने वाले जो एग्ज़ाम होगा फरवरी 2024 के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जीएस किस तरीके का आएगा, ठीक है, और हमें किस टॉपिक पर कितनी मेहनत करनी है। तो वो सारी चीज़ें हमें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ही बताई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, बैंगनी रंग के तरंग दैर्ध्य की बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, ठीक है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है भाई, 455 से 390 एनएम के बराबर, ठीक है। 455 से 390 के बराबर। तो ये सिर्फ लगभग की बात कर रहा है, पर अगर मैं एक्चुअल की बात करूं कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है एक्चुअल में वो होती कितनी है, तो जो बैंगनी रंग होता है ना, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है आपकी 380 से 450 के बीच, ठीक है। 380 से 450। इसके अलावा और भी आपके कलर हैं, जैसे कि आपका ब्लू कलर की बात कर लूँ मैं, तो आपका जब ब्लू कलर है तो ब्लू कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 450 से लेकर 495 के बीच होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं ग्रीन की बात करूं तो ग्रीन की होती है आपकी 495 से लेकर 570 के बीच में, ठीक है। इसकी 570 होती है। और अगर वहीं मैं आपकी येलो की बात करूं, भाई येलो में कितनी होती है, तो येलो में होती है आपकी 570 से लेकर 590 के बीच होती है, ठीक है। और वहीं अगर आप में रेड की आपका बात कर लें तो रेड में भाई आपका कितना होगा, रेड होता है आपका 620 से लेकर 750 तक का, ठीक है। तो ये रेड का होता है। तो अगर आपसे पूछ लें कि जो आपके वायलेट कलर होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो किसका होता है भाई, आपका रेड का होता है। और यही कारण है रेड कलर ना दूर से चमक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मक्खन किसका उदाहरण है। जो मक्खन है आ, ये किसका उदाहरण हो सकता है आपका, तो मक्खन सस्पेंशन सस्पेंशन यानी निलंबन का उदाहरण है। इसको क्या कहेंगे, सस्पेंशन को इसको कहेंगे हम निलंबन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे भैया, इसको कहेंगे हम निलंबन, इसको निलंबन बोलेंगे। और कोलाइडी सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, कोलाइडी घोली बोलते हैं। इमुलेशन को जो होता है, इमुलेशन ये क्या होता है, ये हिंदी में बोलते हैं इसको पायस। इमुलेशन को क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। और अमालगम को क्या बोलते हैं, अमालगम को बोलते हैं मिश्रण। अमालगम को क्या बोलते हैं भाई, अमालगम को बोलते हैं मिश्रण। तो मक्खन की बात हो रही है तो मक्खन किसका एग्जाम्पल है, तो मक्खन जो है आपके पायस का एग्जाम्पल है। एक्चुअली जो मक्खन निकलता है ये आपके दही जमाने के बाद या फिर जो आपकी मलाई होती है उससे निकाला जाता है। और इसमें इसका जो एग्जाम्पल आपका निकल के आएगा वो पायस वाला होता है, ठीक है। जब आ, दूध को दूध में से जब दही होती है उसमें जब उसको बिलोया जाता है, ठीक है, मशीन से, तो वहाँ से मक्खन जो है अलग हो जाता है और जो आपका लिक्विड फेस है वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नमक में क्रिस्टलीकरण के पानी में 10 अणु नहीं होंगे, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे किस टाइप के पानी में। तो भाई यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, एप्सम सोल्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा भैया, आपका आंसर होगा इसका एप्सम सोल्ट होगा। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है, क्योंकि केमिस्ट्री का आपका केमिस्ट्री से पूछा गया है, तो अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप इस चीज़ों को कर पाएंगे, नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट ही है, ये क्या है, ग्लेबर सोल्ट। ग्लेबर सोल्ट जो होता है आपका, इसके अंदर अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्लेबर सोल्ट की, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2, ठीक है, Na2SO4 Na2SO4 × 10 ये इसका फॉर्मूला होता है। वहीं आपका वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3 और × 10H2O।
और वहीं अगर बोरेक्स का पूछ लिया जाए आपसे, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोरेक्स का होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। और सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक को क्या बोलते हैं, MgSO4 इंटू 7H2O। सेंधा नमक को क्या बोलते हैं, अगर आप सेंधा नमक की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है, उसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट के साथ मिलाने से सेंधा नमक यानी एप्सम सॉल्ट आपका रेडी हो जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी। इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है आपका, उसकी स्थापना किसने करी, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम मूर या मदन मोहन मालवीय। तो भाई इसका आंसर जो होगा, आंसर है इसका सर विलियम मूर, ठीक है। सर विलियम मूर जो है, इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना करी और कब करी, 1887 में करी। बाकी अगर आप जानना चाहें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं और ये 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 2 बार, और ये भारत के दूसरे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। 2 बार लगातार वाइस प्रेसिडेंट रहने के बाद में तीसरी बार ये क्या रहे, भारत के प्रेसिडेंट रहे। यानी 1 बार ये भारत के प्रेसिडेंट रहे, 2 बार ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और जो इनका जन्म दिवस है 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, टीचर डे। तो टीचर डे किन के नाम पे मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर ही मनाया जाता है। वहीं जो आपके जोनाथन डंकन है, तो जोनाथन डंकन ने भी भाई इतिहास में काम किया है। इन्होंने भी एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, जो कि जोनाथन डंकन के द्वारा बनाई गई थी। तो जोनाथन डंकन ने बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी, ठीक है। बनारस में आपका एक संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी जोनाथन डंकन ने। वहीं अगर हम मदन मोहन मालवीय की बात करें, तो मदन मोहन मालवीय जो हैं आपके फेमस समाज सुधारक रहे हैं, और इन्होंने अपने टाइम में समाज में बहुत अच्छे अच्छे काम करे, समाज को सुधारने का काम करा है। तो उसी में अगर देखें तो बनारस, वाराणसी के अंदर जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ठीक है, वाराणसी के अंदर कौन सा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, बनारस, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है आपकी, ये किसने बनाई है भाई, ये बनाई है मदन मोहन मालवीय। और बनारस यूनिवर्सिटी कब बन के तैयार हुई थी, तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कब तैयार हुई थी, 1916 के अंदर। यानी आप देख सकते हैं कि आपके 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के साइंस से आए हैं, और चौथा क्वेश्चन जो आया है सीधा आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1963 में पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया। यानी सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही। दूसरा, उन्होंने किस प्रदेश में काम करने की कोशिश करी है। तो भारत की पहली मुख्यमंत्री जो अपॉइंट की गई थी, वो की गई थी आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। भारत की पहली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर अपॉइंट की गई थी। पहली मुख्यमंत्री का चुनाव जो है, महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी है, उनका नाम क्या था, सुचेता कृपलानी। क्या नाम था भाई उनका, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी वो महिला हैं जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, और स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी ये रही। और इन्होंने जब ये मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये चुनाव कहाँ से लड़ा था इन्होंने, तो कानपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। और कानपुर से ये चुनाव जीतकर, ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है 1963 के अंदर, 1963 के अंदर, ठीक है। वहीं अगर आप बात करें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी रही है। कौन रही है भाई, आपकी इंदिरा गांधी रही है। और इंदिरा गांधी भारत की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनती है। कब बनती है, 1966 में, जब आपकी 1966 में ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले आपकी टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करती थी, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होते थे। तो उनकी डेथ के बाद में इंदिरा गांधी को भारत की प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री भी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो भाई 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भाई किसे चुना गया है। देखिए ये तो ऐसा क्वेश्चन है, अगर ना करके आए तो फिर तो भाई उत्तर प्रदेश पुलिस आपको नौकरी नहीं देगी, है ना। तो योगी आदित्यनाथ जी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। बाकी अगर हम इन सभी की बात करें, गोविंद वल्लभ पंत, तो भाई ये मुख्यमंत्री नहीं है। अखिलेश यादव ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और आपकी जो मायावती हैं ये भी आपकी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, ठीक है। तो स्टेट बर्ड किसको बनाया हुआ है यूपी ने, तो बनाया हुआ आपके क्रेन को। क्रेन का हिंदी नाम क्या है, सारस, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है भाई, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। और सारस क्रेन जो है दुनिया में सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। और भारत के अलावा, उत्तर प्रदेश के अलावा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के अलावा ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है आपका। इसके बाद में जो आपका असम है, असम के अंदर ये पाया जाता है। फिर आपका जो गुजरात है, गुजरात के अंदर ये पाया जाता है। पंजाब में ये पाया जाता है आपका। और बिहार में ये पाया जाता है आपका, बिहार के अंदर ये मिलता है। और फाइनली राजस्थान में भी आपका मिलता है, ठीक है। तो ये स्टेट है भारत के जहाँ पर सारस क्रेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो भाई देखिए 1937 से 1950 तक जो यूपी था वो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 1950 के बाद से यूपी को उत्तर प्रदेश के नाम से जाने लग गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश क्या था भाई, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसको जाना जाता था। अगर हम देखें तो यूनाइटेड प्रोविंस का निर्माण एक्चुअल में हुआ कैसे। तो 1902 से प्रांत को, जो आपका प्रांत था यूनाइटेड प्रोविंस, इसको आगरा और अवध दोनों को ना जॉइंट करके संयुक्त प्रांत बना दिया था। और तब से इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाने लगा धीरे धीरे। और 1937 में ये जो नाम है यूनाइटेड प्रोविंस ये फेमस हो गया था। तो एक्चुअल में उत्तर प्रदेश को 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम दिया जाता है। और 1950 तक ये यूनाइटेड प्रोविंस बन के रहता है। और जब भारत आज़ाद हो जाता है, संविधान लागू हो जाता है, तब उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस ना रहकर क्या बन जाता है, उत्तर प्रदेश बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है जो भगवान शिव के सम्मान में लगाया जाता है। तो भाई कैलाश मेला जो है उत्तर प्रदेश के जो आगरा सिटी है, आगरा सिटी में लगाया जाता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन भी इस तरीके से दिया हुआ है आपका कि आप सोचेंगे यार वाराणसी में होगा इसका आंसर, पर एक्चुअल में जो इसका आंसर है वो आपका आगरा सिटी है, ठीक। तो आगरा सिटी लगाएंगे। जो आपका कैलाश मेला जो लगता है, ठीक है। और ये जो त्यौहार है आपका, ये लगभग अगस्त से लेकर सितंबर तक, यानी अगस्त और सितंबर 2 महीने त्यौहार मनाया जाता है। अगस्त और सितंबर के अंदर ये दो त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगरा में अगर कुछ और आपके फेस्टिवल्स की बात करें तो आगरा में एक फेस्टिवल बनता है आपका बटेश्वर। बटेश्वर फेस्टिवल बनता है आपका आगरा के अंदर। और दूसरा फेस्टिवल बनता है एक ताज महोत्सव भी आगरा के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है आपका, ताज महोत्सव। ताज महोत्सव कहाँ बनता है भाई आपका, ये भी आगरा के अंदर बनाया जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, भाई पूछ लिया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि बटेश्वर मेला और ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये भी आगरा के, यूपी के आगरा में ही मनाया जाता है। आपका निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो भाई कौन सी नहर है, आगरा कैनाल है, या शारदा नहर है, अपर गंगा कैनाल है, या लोअर गंगा कैनाल है, ठीक है। तो निचली गंगा नहर है, ऊपरी गंगा नहर है, शारदा है या आगरा है, कौन सी है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका शारदा नहर। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इस नहर की लंबाई जो है वो 938 किलोमीटर की है, ठीक है। इस नहर की लंबाई कितनी है, 938 किलोमीटर की। इस नहर का जो निर्माण होता है वो 1928 में होता है। इस नहर का निर्माण कब होता है, 1928 में होता है इस नहर का निर्माण। और ये जो नहर है जो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर एक रिवर है, रिवर का नाम क्या है, घाघरा। रिवर का नाम क्या है भाई, घाघरा। तो घाघरा रिवर से ही इस जो आपकी कैनाल है, आपकी जो नहर है, उसको निकाला गया है, ठीक है। और जो आपके शारदा नदी है, शारदा नदी जो है, सॉरी, हाँ, जो शारदा नदी है वहाँ से ही जो घाघरा रिवर का पानी है शारदा नदी में ज्वाइन करा जाता है इस कैनाल से, जिससे कि जो बाढ़ आने का खतरा है घाघरा नदी का वो कम हो जाता है, ठीक है। बात करें आपकी आगरा नहर, तो आगरा नहर जो है आपका, ये आपका जो आपका दिल्ली है, दिल्ली से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी के आसपास
पड़ता है, ठीक है, आगरा के अंदर ही है। ऊपरी गंगा नहर जो है ये हरिद्वार से आपके चालू होती है, और जो आपके निचली ये लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की पड़ेगी, सॉरी 9 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है आपकी ऊपरी गंगा नहर जो आपकी अपर गंगा कैनाल। और निचली गंगा जो नहर है आपकी ये लगभग आपकी 8 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो नहर हो गई आपकी, सबसे बड़ी नहर कौन सी हो गई आपकी, तो ये हो गई आपकी 938 किलोमीटर की, ठीक है। तो सबसे लंबी नहर कौन सी हो गई आपकी, शारदा नहर हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, ठीक है। तो उत्तराखंड एक्चुअल में कब बना उत्तर प्रदेश से, तो उत्तराखंड जो बना है उत्तर प्रदेश से वो सन 2000 में बनता है, ठीक है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो जाता है, और जब ये अलग होता है तो ये भारत का 27वां स्टेट बनता है, ठीक है। कौन सा स्टेट बनता है अलग होने के बाद में, भारत का 27वां स्टेट बन जाता है। और इसी सन 2000 में ही आपका जो बिहार से, जो आपका बिहार है, बिहार से एक राज्य अलग होता है, इसका नाम है झारखंड, ठीक है। दूसरा राज्य कौन सा है, सन 2000 में ही बिहार से झारखंड अलग होता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में सबसे नया राज्य कौन बना है भारत में, तो 2014 के अंदर 2014 के अंदर जो आपका तमिलनाडु है, सॉरी जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ है, जो नया राज्य बना उसका नाम क्या है आपका, तेलंगाना, ठीक है। जो आपका तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया और भारत का नवीनतम राज्य है, जो कि आपका 2014 के अंदर ही बनाया गया है। 1930 में सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था, किस कैटेगरी में जीता था, तो सीवी रमन ने 1930 के अंदर जो नोबेल पुरस्कार जीता था वो भाई फिजिक्स में जीता था, ठीक है। तो सीवी रमन को भौतिकी में यानी आपका फिजिक्स में नोबेल अवार्ड मिला है 1930 के अंदर। अगर सीवी रमन की अगर हम बात कर लें तो ये भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं, और इनकी जो खोज थी वो जो आपका तरंग दैर्ध्य होता है, तो तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के कारण इन्होंने बताया था कि किस तरीके से आपका तरंग दैर्ध्य जो होता है आपका प्रकाश का तरंग दैर्ध्य किस तरीके से चेंज होता है। और इसी खोज के कारण इसी जो आपका डिफ्लेक्ट होता है आपका, ठीक है, लाइट किस तरीके से वेवलेंथ है उसकी डिफ्लेक्ट होती है, तो इसी खोज के कारण इनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। और इस घटना को रमन इफेक्ट या रमन प्रकीर्णन के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, रमन प्रकीर्णन के नाम से, ठीक है। एग्जाम में कई बार आ जाता है, रमन प्रकीर्णन किसने दिया, तो ये सीवी रमन ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम सेठ की कौन सी पुस्तक कविताओं के रूप में 10 दंत कथाओं का संग्रह है, तो भाई किसका संग्रह है, तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है बिस्टली टेल्स, ठीक है। क्या आंसर है इसका, बिस्टली टेल्स। तो विक्रम सेठ की कौन सी पुस्तक, तो पुस्तक का नाम क्या है भाई, बिस्टली टेल्स है, ठीक है। तो विक्रम सेठ की इस पुस्तक में 10 दंत कथा यानी 10 कविताओं का संग्रह है, ठीक है। और विक्रम सेठ जो है इनका जन्म 1952 में होता है, 1952 में होता है इनका जन्म, ठीक है। और इन्होंने अलग भारत में कई वर्षों तक जो है अर्थशास्त्र के रूप में काम करा, बहुत सारी बुक लिखी, भारत के बाहर भी ये पढ़ने गए। तो इसका आंसर क्या है आपका, बिस्ली टेल्स। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई अंतिम कविता का नाम बताइए। तो हरिवंश राय बच्चन जो हैं ये आपके जो अमिताभ बच्चन हैं उनके पिताजी हैं, और इन्होंने जब अपनी अंतिम कविता लिखी थी तो समय था आपका नवंबर 1994, ठीक है, 1 नवंबर 1994। तो 1 नवंबर सॉरी 94 नहीं 84, 1984 के दिन जो है अंतिम कविता लिखी थी हरिवंश राय बच्चन ने। और हरिवंश राय बच्चन की इस कविता के अलावा भी बहुत सारी कविता आपकी रही है, जिसमें आपकी मधुशाला एक कविता है, आपकी मधुशाला काफी फेमस कविता है। इसके अलावा आपका अग्निपथ, ठीक है, अग्निपथ मूवी भी आपने देखी है। तो अग्निपथ के अंदर जो कविता है, हाँ अग्निपथ अग्निपथ वाला वो कविता जो यहाँ से ली गई है, यहाँ इधर से ली गई है, ठीक है। तो ये कुछ इनकी फेमस कविताएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की, जो कि उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी हैं। नेक्स्ट है आपका, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने करी थी, तो आपके जो कार्ल लैंडस्टेनर है, ठीक है, उन्होंने रक्त समूह की यानी आपके जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज की थी सबसे पहले, ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और ये कब करी थी भाई, ये करी थी आपकी 1900 में, ठीक है, यानी सन 1900 में इन्होंने इस रक्त समूह की खोज करती है
रक्त समूह की खोज करी थी। और रक्त समूह कौन कौन से थे? तो रक्त समूह थे आपका ओ, ए एंड बी। ठीक है, ये 3 रक्त समूह की खोज करते हैं ये। इसके बाद अगर हम फ्रेडरिक स्ट्रेमर की बात करें, तो फ्रेडरिक स्ट्रेमर एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन रसायन वैज्ञानिक थे, केमिस्ट आपके, ठीक है, साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कैडमियम की खोज करी थी। तो जो आपके फ्रेडरिक स्ट्रोमर है, इन्होंने किसकी खोज करी थी? इन्होंने खोज करी थी आपकी कैडमियम की। ठीक है, तो इन्होंने कैडमियम की खोज करी। और वहीं अगर हम कार्ल विलियम सीले की बात कर लें, तो कार्ल विलियम सीले, भाई इन्होंने किस चीज़ की खोज करी? तो इन्होंने मैग्नीज की खोज करी थी। कार्ल विलियम सीले ने किसकी खोज करी थी? मैग्नीज की खोज करी थी। और जो विलियम मार्डोक है आपके, ठीक है, कौन है आपके? विलियम मार्डोक। तो जो आ, कोयले से या भाप से चलने वाला जो इंजन है, इस सबसे पहले कि भाप से चीज़ें चलाई जा सकती हैं। तो जो आपकी एक तरीके से एनर्जी पावर है, भाप शक्ति, तो भाप शक्ति जो है उसकी खोज किसने करी थी? तो करी थी विलियम मर्डोक ने करी थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर एनालिसिस जो है ना, हमें यही बताता है कि हमें किस लेवल में और किस दिशा में कितनी मेहनत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों को लक्षित करता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला भी किया था। तो भाई ये डैश जो है ये एक्चुअल में है क्या? तो ये डैश का नाम क्या है? डैश का नाम है स्टक्सनेट। ठीक है, डैश का नाम क्या है आपका? स्टक्सनेट। ठीक है, स्टक्सनेट जो है ये डैश का नाम है एक्चुअल में। तो ये है क्या? यह एक कंप्यूटर वर्म है। ये क्या है? एक कंप्यूटर वर्म है आपका। और ये मूल रूप से ईरान के जो परमाणु सुविधाओं पर लक्षित था। और वहां पर ही इसके द्वारा एक प्रोग्रामेबल लॉजिस्टिक कंट्रोलर बनाया गया था जहां पर इसने अटैक किया था। ठीक है, आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच जलड मरुमध्य को क्या कहा जाता है? तो भाई तमिलनाडु यानी भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि होती है, ठीक है, एक्चुअल में जो स्ट्रेट है उस स्ट्रेट को क्या कहा जाता है? तो उस स्ट्रेट को कहा जाता है पाक स्ट्रेट। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? पाक स्ट्रेट या पाक जलड मरुमध्य। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच का हिस्सा है। और एक्चुअल में ये तमिलनाडु से ही आपका शुरू होता है। ठीक है, पाक जलोढ़ मरुमध्य जो है आपका तमिलनाडु से शुरू होता है। तो इसमें पंबन द्वीप भारत का आ जाता है, जिसको एडम पुल या राम, उसके बाद राम सेतु आ जाता है आपका। ठीक है, फिर मन्नार की खाड़ी और फिर श्रीलंका आपका चालू हो जाता है यहाँ से। ठीक है भाई, तो जैसे कि ये आपका भारत है और ये आपका श्रीलंका है। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से इतना आपका पंबन द्वीप आ जाता है। और यहाँ फिर यहाँ ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। ठीक है, श्रीलंका का। और यहाँ से यहाँ तक का जो ये खाली इलाका आप दिख रहा है, यही खाली इलाका आपका पाक स्टेट कहलाता है। और इसी इसी में आपका पंबन जो आपका राम सेतु है, वो राम सेतु इधर से चालू होता है आपका। ठीक है, बाकी आपका मलक्का, जो आपका इस मलक्का स्ट्रेट है आपका, या मलक्का कंडू है आपका। ठीक है, मलक्का जलद मरुमध्य, ये किस किस देश के बीच है? तो जो सुमात्रा है आपका, सुमात्रा और इंडोनेशिया, उसके बीच मिलेगा आपका मलक्का। वहीं आपके अगर सुंडा की बात करें, सुंडा, तो सुंडा स्ट्रेट जो है वो किस किस के बीच है? तो सुंडा स्ट्रेट जो है आपका, ये आपका लक्षद्वीप जो है ना, भारत का जो लक्षद्वीप है, और जो मिनिकॉय है, ठीक है, तो उसके उसके बीच में पड़ता है आपका। ठीक है, सॉरी, जो सुंडा है आपका, ये जावा जावा जो आपका द्वीप है, तो सुंडा लैंड उधर पड़ेगा आपका। जो जावा देश है भारत के इस साइड में, इस वाले इलाके की बात कर रहा हूँ। ये ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, और जो आपका मलिक कुंडू होता है, मलिक कुंडू जो है आपका, जो लक्षद्वीप है भारत के इस साइड में, लक्षद्वीप है यहाँ पर, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप और जो मिनिकॉय, मिनिकॉय जो है, मिनिकॉय इस साइड में है मिनिकॉय। ठीक है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच का जो हिस्सा है उसको हम मलिक कुंडू के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं उसको? मलिक कुंडू के नाम से जानते हैं। आपका अमेरिका के संयुक्त राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसी अन्य अमेरिकी राज्य के साथ अपनी सीमा जो है ना वो बिल्कुल साझा नहीं करता? तो भाई कौन सा ऐसा राज्य है जो बिल्कुल भी सीमा साझा नहीं कर रहा है? तो आंसर क्या है आपका? अलास्का। ठीक है, अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की जो सीमा है वो संयुक्त राज्य के किसी अन्य
राज्य से नहीं करता है। तो आपको मैप पता होना चाहिए। अगर आपको मैप पता होगा तो आप ये चीज़ें ना अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे आप संयुक्त राज्य अमेरिका देखते हैं तो अमेरिका कुछ इस तरीके से ऐसे निकल के ऐसे आ जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा ये आपका सॉरी ये आपका अमेरिका है। और अमेरिका के अंदर यहाँ पर ऐसे होते हुए यहाँ पर ये आपका एक इस तरीके से ये आपका नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप है, ठीक है। महाद्वीप है, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। और महाद्वीप में जो ये वाला हिस्सा है ये आपका क्या है, ये आपका अलास्का रीजन है। और यहाँ से आपका शुरू हो जाता है आर्कटिक रीजन। यहाँ पे क्या शुरू होता है आपका आर्कटिक रीजन, और ये एशिया वाला हिस्सा है। तो रसिया का ये आर्कटिक रीजन और ये आपका अलास्का, और इन दोनों के बीच में से जो लाइन गई है इस लाइन को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 डिग्री पर है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किन दो देशों के बीच में या किन दो राज्यों के बीच में जा रहा है या किन दो पॉइंट्स के बीच में को जा रहा है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अलास्का और जो आर्कटिक रीजन है उसके बीच से होकर ये जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका विश्व का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है भाई। तो तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आंसर क्या है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। और इसके अंदर लगभग आपका 325 मिलियन लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, लगभग 325 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप काउंट कर सकते हैं। वहीं जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर कौन है, तो जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आज की डेट में इंडिया है। इंडिया की जनसंख्या कितनी है भाई, टोटल अगर बात करें तो इंडिया की जनसंख्या टोटल है आपकी 142 करोड़ की, ठीक है। और वहीं आपकी जो चाइना है, चाइना की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़ की है, ठीक है। तो चाइना भारत से पीछे है, चाइना सेकंड नंबर पर है, इंडिया पहले नंबर पर है। और थर्ड नंबर पर कौन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात में से एक नहीं है, ठीक है। तो भाई इसमें जो दुबई है वो भी संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है, अबू धाबी भी है और शारजहां जहां पर क्रिकेट स्टेडियम भी है। तो आपका आंसर क्या है इसमें, मस्कट, ठीक है। मस्कट जो है संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। तो भैया मस्कट किसका हिस्सा है, तो जो आपका ओमान, ओमान जो आपकी कंट्री है, ओमान की राजधानी है मस्कट। तो ये संयुक्त अरब अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन बहरीन की राजधानी है। तो भाई बहरीन की राजधानी कौन सी है, अंकारा है, दोहा है, या मनामा है, या बेरूत है। तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बहरीन की राजधानी जो है वो आपकी क्या है, मनामा, ठीक है। बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा, और यही आपका आंसर है। वहीं अगर हम बात करें तो दोहा जो है वो किसकी राजधानी है, तो दोहा जो राजधानी है वो राजधानी है कतर की। दोहा किसकी राजधानी है, दोहा आपकी है कतर की। और वहीं आप बेरूत की बात करें तो बेरूत किसकी राजधानी है, तो बेरूत है आपकी लेबनान की। बेरूत किसकी राजधानी है, बेरूत किसकी राजधानी है भाई, तो बेरूत किसकी है, लेबनान की राजधानी है। वहीं अगर मैं अंकारा की बात करूं तो अंकारा जो राजधानी है वो आपकी जो कंट्री है तुर्की, ठीक है। जो आपकी तुर्की है, तुर्की की राजधानी क्या है आपकी, अंकारा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं आपके जो आपके इंटरनेशनल लेवल से भी पूछे जा रहे हैं। तो मैक्स कुछ ऐसी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करूं, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो लोकसभा की पहली महिला जो अध्यक्ष थी हमारी, उनका नाम क्या है, मीरा कुमार, ठीक है। जो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है भाई, उनका नाम है आपका मीरा कुमार, ठीक है। तो मीरा कुमार जो है पहली बार 2009 में लोकसभा की अध्यक्ष बनती हैं। 2009 में लोकसभा के अध्यक्ष बनती है, ठीक है। और मीरा कुमार जो है ये 2014 में रिटायर होती हैं। और इनकी जगह 2014 में रिटायर होने के बाद कौन आती है, 2009 से 2014 तक ये रहती है। और 2014 में इनके रिटायरमेंट के बाद इनकी जगह लेती है सुमित्रा महाजन, ठीक है। इनकी जगह कौन लेती है, सुमित्रा, जो आपकी सुमित्रा महाजन है वो इनकी जगह लेती है, मीरा कुमार की जगह लेती है, वो आती है इनकी जगह पर। तो मीरा कुमार फर्स्ट है, सेकंड कौन बनी, सुमित्रा महाजन बनी। वहीं अगर मैं आपकी सुषमा स्वराज जी की बात कर लूँ तो सुषमा स्वराज जी जो हैं ये एक लॉयर भी थी, एक वकील भी थी पेशे से। बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और ज्वाइन करने के बाद ये विदेश मंत्री भी रही हैं।
ठीक है। ज्वाइन करने के बाद कौन रही है, विदेश मंत्री रही है, ठीक। और अगर हम बात करें कि सुषमा स्वराज वो महिला है भारत के अंदर जो इंदिरा गांधी के बाद में जो आपका विदेश मंत्री का पद है संभालने वाली दूसरी महिला बनी है। पहली महिला आपकी इंदिरा गांधी थी और दूसरी महिला कौन बनी है आपकी, सुषमा स्वराज बनती है। फिर आपकी लास्ट जो लेडी बचती है उनका नाम क्या है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है आपकी, ये 2007 में भारत की 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनती है, ठीक है। कि कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनती है भारत में, ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनती है और उनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक का है, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का समय कब तक का है, 2007 से 2012 तक का है। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है और भारत की दूसरी प्रधानमंत्री कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी हाल फिलहाल में भारत की राष्ट्रपति है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ। तो 1857 का जो विद्रोह है एक्चुअल में कहाँ से चालू हुआ, तो ये हुआ आपका मेरठ शहर से, ठीक है। 1857 का विद्रोह जो है इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसको स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले जो बलिदान दिया था वो दिया था आपका मंगल पांडे ने, ठीक है। सबसे पहले किसने बलिदान दिया था, मंगल पांडे ने बलिदान दिया था। और एग्जाम में कई बार आता है 1857 स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे। तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल होते थे उनका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उनका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। आप ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पारंपरिक नाच था खांडवी, ठीक है। खांडवी जो है वो भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो भाई जो खांडवी है आपका वो गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये जो नाश्ता है आपका गुजरात राज्य से। इसमें होता क्या है, खांडवी को पटुली या दही वाड़ी या फिर सुरचीली वड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कुछ पीला टाइप का जो होता है वो कसकर इसमें मिलाया जाता है और दही दही से बना होता है, एक्चुअल में बेसन और दही से बना होता है खंडवा। और बहुत अच्छे से इसको जो गुजराती लोग हैं बहुत चाव से बहुत मतलब खुश होकर इस चीज़ को खाते हैं। तो खांडवी जो है ये कहाँ से रिलेटेड है, आपका गुजरात राज्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम बताइए। तो भारत के पहले जो हिंदी समाचार पत्र है तो वो कौन थे भाई, तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र जो कि 1826 में प्रकाशित होता है, 1826 में प्रकाशित होता है, उसका नाम क्या था, उद्दंत मातंड, ठीक है। क्या नाम था उसका, उद्दंत मातंड। ये जो न्यूज़पेपर है ये 1826 में प्रकाशित होता है और ये होता कहाँ से, आपके कोलकाता से, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित होता है ये होता है आपके कोलकाता से प्रकाशित होता है। और इस उद्दंत मातंड को जो समाचार पत्र था इसके जो राइटर थे वो कौन थे, तो वो थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। कौन थे भाई, पंडित जो आपके जुगल किशोर थे, जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल जो हैं वो इसके राइटर थे। उनके द्वारा ही इस न्यूज़पेपर को प्रकाशित किया गया था। कहाँ पर किया गया था, आपका बंगाल वाले रीजन में, ठीक है भाई, बंगाल वाले रीजन में। इसके बाद में बात करें जैसे दैनिक भास्कर है, तो दैनिक भास्कर जो है ये हिंदी समाचार पत्र है और भारत में काफ़ी फेमस है आज भी। वही नेक्स्ट है आपका देश बंधु। तो देश बंधु समाचार पत्र जो है ये 1959 में चालू होता है, ठीक है। ये कब चालू होता है आपका, 1959 में इस को चालू किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की उपज देने वाली बीज किस्म है जिसने भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया। तो भारत की हरित क्रांति में किस बीज ने योगदान दिया, तो आंसर क्या है आपका, लार्मा राजो, ठीक है। लार्मा राजो जो है ये हरित क्रांति में गेहूं की उपज जो किस्म थी वो सबसे बेस्ट किस्म के रूप में इसने योगदान दिया था। और भारत में जो हरित क्रांति है 1966 में आती है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, 1966 में। और भारत में हरित क्रांति को शुरू करने वाले कौन थे, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन,
एम एस स्वामीनाथन का आपका जो नाम है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब हाल फिलहाल में इनकी डेथ हुई है 98 ईयर्स की उम्र में, 98 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। तो एग्जामिनर जो है ना इस क्वेश्चन को भी आपसे पूछ सकता है कि एम एस स्वामीनाथन कौन थे, या भारत में हरित क्रांति को कौन इंसान लेके आया। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले का जो नाम है, उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन, जो कि केरल राज्य से संबंधित थे और 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। तो आप इस चीज को भी इस तरीके से ना घुमा फिरा के याद कर सकते हैं। फरवरी 1948 में डैश ने भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था। तो भारत का प्रारंभिक मसौदा जो कि 1948 में तैयार किया जाता है, ये किसने करा था? तो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर क्या है भाई आपका? इसका आंसर है आपका इसका आंसर है चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहा चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम है? बेनेगल नरसिंह राव। और उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म क्या है? क्या? बी एन राव। तो भाई शॉर्ट फॉर्म एक्चुअल में सबको याद रहती है, तो आंसर क्या है इसका? बी एन राव। बी एन राव ने भारत का जो जो मसौदा था, संविधान का मसौदा, वो रेडी किया था, ड्राफ्ट रेडी किया था। और बी एन राव जो है ये हमारे संविधान सभा के जो आपके लॉ एडवाइजर हुआ करते थे, कानूनी सलाहकार। एग्जाम में कई बार आता है। भारतीय संविधान का जो आपका कानूनी सलाहकार था, कानूनी सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान का जो कानूनी सलाहकार था उसका नाम क्या था? सर बी एन राव। ठीक है, सर बी एन राव कानूनी सलाहकार भी थे। भाई जो दूसरे व्यक्ति यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है, अगर उनके बारे में हम जानना चाहें तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं आपकी नंदलाल बोस की। ठीक है, तो जो नंदलाल बोस हैं आपके, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस को भारतीय कला के अग्रदूतों के रूप में भी जाना जाता है और काफ़ी फेमस रहे हैं। और अबींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके भतीजे थे अबींद्रनाथ टैगोर। अबींद्रनाथ टैगोर जो है उनके शिष्य भी रहे हैं नंदलाल बोस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उम्मेद उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में है? तो भाई उम्मेद भवन पैलेस जो है आपका जोधपुर शहर के अंदर, ठीक है, जो राजस्थान के जो जोधपुर है उसके अंदर है। उम्मेद भवन का जो निर्माण हुआ था वो कब पूरा हुआ? उम्मेद भवन का निर्माण जो है आपका 1943 में पूरा होता है। उम्मेद भवन जो 1943 में बनकर रेडी होता है। और जो महाराजा उम्मेद सिंह थे उन्हीं के नाम पर इनका नाम उम्मेद भवन रखा जाता है। वर्तमान में इस राजमहल का जो एक हिस्सा है वो ताज होटल के द्वारा, ठीक है, रेगुलेट किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है। और एक हिस्सा जो है आपका संग्रहालय के रूप में भारत सरकार ऑपरेट करती है इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लावणी। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए आपके जो फेस्टिवल डांस है वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लावणी की बात करें तो लावणी जो है आपका ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। लावणी कहाँ से रिलेटेड है भाई आपका? लावणी है आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड। ठीक है, तो एक्चुअल में बात करें तो जो आपके थके हुए सैनिकों के मनोरंजन और मनोबल को बढ़ाने के लिए ये डांस जो है वो किया जाता है। और ये डांस जो है आपका 18वीं 19वीं शताब्दी में आ, शुरुआत होती है इसकी महाराष्ट्र राज्य के अंदर। ठीक है, तो लावणी की शुरुआत कब होती है? 18वीं जो आपकी 19वीं शताब्दी है उसमें चालू होती है। और ये जो थके हुए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। और ये जो आपका लावणी ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। वह आखिरी साल था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किए गए। तो भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को कब अलग अलग पेश किया गया? और उसके बाद से फिर ये लगातार बजट जो है एक साथ पेश किए गए। तो भारत में 2016 तक, 2016 तक यानी 1924 से लेकर 1924 से लेकर, ठीक है, और 2016 तक ये वो समय है जब रेल बजट और जो आपका जनरल बजट था ये अलग अलग पेश किया जाता था। यानी जनरल बजट और रेल बजट को अलग अलग कब किया गया? आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे? रेल बजट और जनरल बजट को 1924 में अलग किया जाता है और इन 2016 तक इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। 2016 के बाद यानी तब 2017 की बात आती है, तब रेल बजट और जनरल बजट को ज्वाइंट कर दिया जाता है, आपस में मर्ज कर दिया जाता है। और तब से लेके आज तक यानी 2023 का समय चल रहा है और अभी तक जो है रेल बजट और जनरल बजट को सिंगल काउंट किया जाता है। ठीक है, और 2019 में एक घटना और घटी है। 2019 में होता क्या है?
डिजिटलाइज कर दिया गया है बजट को। तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ये पहला राज्य है भारत का जो कि बजट बजट को डिजिटलाइज किया है इसने। तो डिजिटलाइज बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1773 से लेकर 1785 तक भारत का पहला वास्तविक गवर्नर जनरल कौन रहा? तो भाई 1773 में जो भारत का गवर्नर जनरल बनता है उसका नाम क्या है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंगस। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंगस जो है भारत के सॉरी भारत के नहीं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही यहाँ पर ये गलत पूछा गया है। एक्चुअल में भारत नहीं था, सबसे पहले बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, उसके बाद में इंडिया का गवर्नर जनरल बनता है, और 1857 की क्रांति के बाद में इंडिया का वायसराय चुना जाता है। ठीक है, इंडिया का क्या चुना जाता है? वायसराय चुना जाता है। और ये 1857 के बाद यानी 1858 की भी मैं बात कर रहा हूँ। 1858 से पहले पहले भारत के अंदर गवर्नर जनरल का कंसेप्ट था। और एक गवर्नर जनरल का जो कंसेप्ट भारत के अंदर आया, ये कब आया? ये आता है आपका 1835 में। ठीक है, 1835 के अंदर ये कंसेप्ट आता है। 1800 सॉरी 35 नहीं 33। और 1833 से पहले भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल होता था वो भारत का नहीं होता था, वो होता था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1773 से लेकर 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। और भारत में बंगाल में पहली बार जो गवर्नर जनरल बना उसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंगस। आपका निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भाई ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? तो ICRA का मुख्यालय है आपका गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? ये आपका गुरुग्राम के अंदर। और ICRA जो लिमिटेड है इसकी स्थापना कब हुई है? तो ICRA इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है आपकी 2007 के अंदर। ठीक है, और ये रेटिंग देने का काम करता है। ठीक है, ये किस क्रेडिट रेटिंग देने का काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इनमें से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो भाई किस द्वीप पर बना दिया है? तो आपका आंसर क्या है? सेनेटल आइलैंड पर। ठीक है, सेनेटल आइलैंड पर जो आपका पर्यटन है उसको अवैध बना दिया है भारत सरकार ने। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सेनेटल आइलैंड जो है आपका, ये अंडमान निकोबार का आइलैंड है। और एक्चुअल में वहाँ पर अंडमान निकोबार के अंदर एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है जारवा। ठीक है, एग्जाम में कई बार आता है जारवा ट्राइब कहाँ पर रहती है? तो जारवा ट्राइब अंडमान निकोबार में रहती है। नेक्स्ट है आपका, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो किस नागरिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया भाई? सिक्किम राज्य का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भाई भारत के पहले रक्षा मंत्री आपके कौन बने? बलदेव सिंह बने। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने? बलदेव सिंह बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस द्वीप पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी है वह किस नदी पर है? ठीक है, तो किस नदी के किनारे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है? तो आंसर क्या है आपका? नर्मदा रिवर। ठीक है, आंसर क्या है आपका? नर्मदा रिवर। नेक्स्ट है आपका, पराग फूल के किस भाग में उत्पन्न होता है? जो पोलन होता है एक्चुअल में वो जो आपका फूल होता है, जो फ्लावर वो किस भाग में होता है? जो आपका एंथ्रेस होता है ना, एंथ्रेस यानी पराग कोश, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पराग कोश। तो पराग कोश के अंदर होता है। ठीक, पराग कोश के अंदर होता है। ये पुष्पा जो आपका मेल पॉइंट होता है, जो मेल हिस्सा होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में सॉरी, या मेल को नहीं, इसको फीमेल पोलन जो होता है ये आपका फीमेल हिस्से को बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, पोलन क्या है? ये जो आपका फ्लावर है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट को ही हम पोलन बोलते हैं। और जो आपका मेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ओवेरी। ओवेरी यानी जो पुंकेसर होता है आपका। ठीक है, पुंकेसर उसको बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका कुल मिला के अगर मैं कहूँगा लगभग 4 क्वेश्चन तो आपके साइंस से आए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस एनालाइजेशन का यही आधार है और यही आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से हमें आने वाले एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है अपनी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।